तो मैं जिला परिषद की सोच रहा था चुनाव लड़ने में, लेकिन राजनीति क्या कहते हैं, परिस्थितियों और संभावनाओं का खेल है। अगर जैसे आपने शुरुआत की है अपने, तो अगर किसी बंदे को पॉलिटिकल करियर शुरू करना हो तो किस चीज से शुरू करे या कैसे बनेगा? अगर वो जैसे बीडीसी मेंबर बनेगा या जी, मेरा मानना है कि राजनीति में भी 50% किस्मत और 50% मेहनत का रोल है। अभी हमने आपका इंट्रोडक्शन में सुना कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे, तो वो कौन सी तार थी जो आपको पॉलिटिक्स तक लेगी? शाम को 21 हो जाते थे मेंबर, सवेरे फिर 19 रह जाते थे। मतलब एक 15-20 दिन पहले तो बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं बोली जा सकती कि राजनीति में बहुत कुछ करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊं कि आगे जाके तो ये रोड ही कई जगह तो 3 से 4 गट्ठे का है, 18 फुट का रोड है कई जगह तो। अच्छा, सारा ही रोड कहीं से है, जिमें सड़क कहीं से है। जहाँ ये अपने राधा स्वामी जी का हुआ है सत्संग ब्यास पड़ा हुआ, वहाँ सड़क कहीं और से है, मौके पे कहीं और से है। तो वो डिस्प्यूट तो रहेंगे, तो उसको तो कोई हल नहीं कराना चाहता। और अभी हम देख रहे हैं कि सिक्का होटल से ऊपर वर्धमान और वर्धमान से ऊपर साई, जो आगे जाके बिलासपुर टच करेगा, तो ये एक वर्ल्ड बैंक की स्कीम के अंडर आ रहा है। तो ये बहुत ही शानदार रोड बना रहे हैं। देखो ये रोड आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल लीडर कहेगी मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। वर्ल्ड बैंक जो पैसा देता है नाबार्ड, वो ग्रामीण इलाके को देता है बजट, शहरी क्षेत्र को नहीं देता। ठीक, ये नियम है उसका। चाहे वो पानी की स्कीमें हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की स्कीमें हो, हर विधायक को 100 से 150 करोड़ रुपए मिलता है। अच्छा, नाबार्ड से। अच्छा, कुछ वर्ल्ड बैंक से भी मिलता है, नाबार्ड से तो मिलता ही मिलता है। तो उसमें इनको 2 स्कीमें देनी होती है, एक पीडब्ल्यूडी से, एक आईपीएस से। ये इनके हाथ में होती है, जो ये लिखेंगे वही होगी। 100 से 150 करोड़ रुपए। उसमें अधिकारी क्या होते हैं, अधिकारियों ने काम कर रखा होता है ऑलरेडी। 4-5 प्रोजेक्ट होते हैं उनके हाथ में, विधायक को दिखाते हैं कि आपको कौन सा पहले कराना है, तो विधायक कह देते हैं कि इसके कर लो। तो डीपीआर बनी होती है पहले, थोड़ा प्रोसेस लेंथी है कि जो विधायक लिखता है उसके टाइम में, अगर विधायक तेज है तो उसके टाइम में उसका शिलान्यास हो जाता है, उद्घाटन तो अगली टर्म में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कहते हैं अगर कोई लगातार 10 साल जीत जाए तो उसको हराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आ जाते हैं। जी जी। ये 2018 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ वर्ल्ड बैंक का, अच्छे पैसे आए। अब एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं है, शायद 200 तो 300 करोड़ के आसपास है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आया, आप कभी सर्च मारना वर्ल्ड बैंक रोड ब्रोटीवाला टू रामशहर, सारी डिटेल आ जाएगी आपको। आप उसमें ChatGPT पे जाना या गूगल पे जाना। मुझे आदत है, मैं सीखता रहता हूँ चीज़ें ना, कि जो ना पता चले तो उसमें मारते रहते हैं। अब तो ChatGPT आ गया जी, आपका, परप्लेक्सिटी, जेमिनी आ गया, और चीज़ें आ गई, वो चीज़ें पता चल जाती हैं। तो पहले गूगल पे भी कुछ मिल जाती है डिटेल। तो मुझे आती कि भाई जितने काम चिट्ठियों से होते हैं ना, इतने आने जाने से नहीं होते। ये जो वर्ल्ड बैंक का वो है ना जी, प्रोजेक्ट आया, तो हम लोगों की इच्छा थी कि बरोटीवाला से बढ़ना शुरू हो। अच्छा, ये बरोटीवाला वर्धमान होकर नहीं थी इसकी प्लानिंग, बरोटीवाला से बद्दी साई रोड रामशहर तक था। उन्होंने क्या किया कि काम ये उधर से शुरू किया, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग में टाइम लगना था। जो उनका था, उनका चौड़ा करने का भी प्लानिंग थी इसको। अच्छा, ये डिवाइडर डूडर और चीजें, बहुत चीजें तभी चल रही थी उससे से। ये तो बाद में शिफ्टिंग हुई वर्धमान को, पहले ये साई रोड को बढ़ना था। तो चौड़ा भी होना था रोड, कुछ शिफ्टिंग भी होनी थी, बिजली की, मकानों की, जो गवर्नमेंट लैंड में है या कोई छोटे मोटे हैं तो उनको पैसे भी मिलने थे। लेकिन रामशहर से धर्मपुर तक बजट का जो है वो 90% हिस्सा वहीं खर्च हो गया। अच्छा, रामशहर में, धर्मपुर से रामशहर, तो जहाँ इतनी जरूरत नहीं थी, आबादी बहुत कम है ना, उसकी कोई इतनी बड़ी शिमला को फायदा मिला बद्दी को। अब पैसे इतने बड़े 20-25 करोड़ बचा है,
अब उसमें जो धर्मपुर से लेके लोटीवाड़ा तक वो छोटी मोटी साइड में दीवार टाइलें और तारकोल तक की सीमित रह गया। कोई ग्रामीण रोड था। हमारी इच्छा थी कि बरोटीवाड़ा से बनलगी है, इसकी बजाय उसको सरकार करती तो शिमला की कनेक्टिविटी बढ़ती और होता, लेकिन वो ग्रामीण रोड था, वो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड था, तो उसको पैसे मिलने नहीं थे। ठीक है। वो इसी को मिलने थे, और ग्रामीण एरिया में मिलते हैं। आज भी देखना हमने पट्टा से गोयला होते हुए काम लगा रहता है बीच में ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। वो भी वर्ल्ड बैंक के ही पैसे है। तो वो जो ग्रामीण इलाकों को पैसा देता है नबार्ड और वर्ल्ड बैंक, और डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड को और इनको पैसे नहीं। थोड़ा एरिया ऐड कर सकते हैं आप, जैसे ये बद्दी का एरिया चौक हो गया, ऐड किया था, इसमें भी थोड़ा सा एरिया था। बाकी तो वो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड कम था, इसमें 3-4 किलोमीटर का एरिया, 5। तो ये है कि वो उसका कोई फायदा बेनिफिट जो जहाँ मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। पहले वो तो कह रहे 10 फुट रोड छोड़ा करेंगे, फिर कह रहे नालियाँ बनाएंगे, अब कह रहे नालियों के लिए भी बजट नहीं है, अब वहीं बना रहे हैं जहाँ कोई ज़्यादा ही पानी खड़ा हो रहा है, तो बाकी नहीं। अगर जैसे आपने शुरुआत की अपने, तो अगर किसी बंदे को पॉलिटिकल करियर शुरू करना हो तो किस चीज़ से शुरू करे, या कैसे बनेगा? अगर वो जैसे बीडीसी मेंबर बनेगा, या देखो पॉलिटिक्स का तो ऐसा है कि भाई लीडर तो क्या होता है ना, अब किसी को अब जबरदस्ती तो कोई भी चुनाव लड़ाते हैं। जी बिल्कुल। पर जो एक लीडर में जो गुण होते हैं, मैं तो समझता हूँ कि बाय बर्थ होते हैं। अच्छा। जिसको आदत होती है स्कूल में भी कोई काम ऐसा हो रहा तो वो प्रिंसिपल के पास पहुंच जाएगा, कॉलेज में पहुंच जाएगा, कोई फीस बढ़ रही हो कर रहे हैं, वो कुछ मतलब एक बंदे में बाय लीडरशिप वाली क्वालिटी बाय बर्थ ही होती है। किसी को सिखा के आप लीडर नहीं बनाते। बहुत लोगों को लड़ाते हैं लोग, और बाद में वहाँ जाके फिर वो बाद में फंस जाते हैं, सक्सेस नहीं होती, क्योंकि बढ़ना आसान है, उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। तो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हमारे हिमाचल के लोग बहुत बोले हैं सबसे ज़्यादा पूरे देश में, तो क्या उसका सरकारें फ़ायदा उठाती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि आज की डेट में लोग बोले हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी भी क्या ना, मेरा एक दोस्त हाई कोर्ट में एडवोकेट है, वो आजकल पीएचडी कर रहा है लोकतंत्र पे ना। अच्छा। तो उससे चर्चा होती रहती है, तो वो कहता है कि हमारे यहाँ तो कहने के लिए लोकतंत्र है, बेसिकली लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र अगर आपने पढ़ना है, सीखना है, तो वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, जहाँ संसद बड़ी है। वहाँ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बड़े नहीं होते, वहाँ संसद बड़ी होती है। वहाँ साल में 9 महीने संसद लगती है, यहाँ तो 2-3 महीने लगती है। वो फुल टाइम काम करते हैं सांसद, वो रियल लोकतंत्र है। हमारे यहाँ देखो अभी भी हमें आज़ाद हुए 100 साल भी नहीं हुए अभी ना। बिल्कुल। बहुत देर तक हम राजाओं के अंडर रहे, फिर मुगलों के अंडर रहे, फिर राजाओं के। अभी भी हमारे अंदर जो एक वो है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, आज भी वही है। कोई उसमें 50 साल लगेंगे निकलने से। अच्छा। आज भी आपने देखना कि एमएलए के बेटे को एज ए लीडर लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि कोई नया आदमी चेहरा निकल के आता है। आज भी वो पुराने लोग कहेंगे उस परिवार से जुड़ा हुआ, उस परिवार से जुड़ा हुआ, उसके समर्थक। वो एक वो नहीं है क्वालिटी को लेके वो चीज़ें, और लोगों को समय लगेगा उसमें। ऐसा नहीं कि लोग जागरूक नहीं, लोग जागरूक भी हैं, पढ़े लिखे हैं। हिमाचल में हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, पर लेकिन अभी 50 साल मैं तो मानता हूँ कि उस मानसिकता से निकलने को लोगों को, जब तक उस तक मानसिकता से नहीं निकलेंगे कि एमएलए का बेटा ही एमएलए बनेगा, तब तक हम असली लोकतंत्र में नहीं आ पाएंगे। तो वही बात होगी, पहले राजा कहता था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, अब लोग कहते हैं कि एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा। जी जी बिल्कुल। बदला क्या? कुछ नहीं बदला। तो ये हर साल, हर 5 साल, हर टेन्योर में सरकार बदल जाती है, बीजेपी कांग्रेस। तो इसको कौन, इस कड़ी को कौन तोड़ सकता है आपके हिसाब से? बीजेपी पहले तोड़ेगी या कांग्रेस पहले तोड़ेगी? भाई आज की परिस्थिति तो यही लग रही है कि भाई कि कांग्रेस पिछले जो 3 साल का कार्य प्रणाली है कि कांग्रेस खुद ही तोड़ देगी इस सिस्टम को, कि भाई हमने दोबारा आना नहीं है। जो परिस्थितियां चल रही हैं, काम बिल्कुल ही
तो ये आप यहाँ से एमएलए के दर से बोल रहे हैं कि ऊपर टॉप तक बोल रहे हैं? पूरी हिमाचल में लगता है एक बार भाजपा शांता कुमार जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद जब बीजेपी हारी, को फ्लेक्सिबल चाहिए लीडर ना, लोगों की बातें सुन के डिसीजन, अगर कोई डिसीजन हमने ले लिया है तो जब भाई लोकतंत्र है, अगर लोग अगले दिन विरोध करें कि ये नहीं ठीक नहीं है, तो वापस लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए लीडर को, क्योंकि लोगों का ही राज है बेसिकली। तो हम लोग तो प्रतिनिधि है ना, क्योंकि बात रखने वाले लोग हैं वहाँ। अगर हम राजा बन जाएंगे कि नहीं मैंने कह दिया ठीक है, फिर वो नहीं, फिर वो। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी भी तो फ्लेक्सिबल हुए, अभी उन्होंने 170 रुपए की टोल की पर्ची थी वो उन्होंने कम करी। नहीं, वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बड़ी है नहीं है कि हर चीजें, और रेवेन्यू में भी ऐसे ही है कि अफसर नए साधन ढूंढते नहीं है, पुराने जो साधन है, एक्साइज हो गया, टोल हो गया, इसी पे घूमते रहते हैं, बिजली यहाँ बढ़ा दो यहाँ बढ़ा दो। उन्होंने बिजली भी इस बार बढ़ाई, और रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है उसकी भी फीस मेरे ख्याल से 30-40 गुना बढ़ा दी है सारी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल से नियम लागू होना 2 यूनिट का, कि 2 मीटरों पे सब्सिडी मिलने वाला, वो भी राशन कार्ड। पिछले बिल में 1 तारीख को बिल बनाया ना, एक दिन आ गया अप्रैल का जी, उसी में बढ़ा दिया उन्होंने बिल। अच्छा, सब्सिडी वाला अभी कोई वो नहीं किया, लोगों से राशन कार्ड नहीं मांगे उन्होंने, बिल बिना सब्सिडी के बढ़ा दिए एक दिन के, 1 अप्रैल के, क्योंकि बिलिंग 1 अप्रैल को होती है ना डेढ़ी, 31 मार्च को लेने का कष्ट नहीं किया लोगों से। कोई राशन कार्ड अभी नंबर नहीं लिए कि कौन सा बिल आपने मीटर रखना, वो नए बिलों में जुड़ के भी आगे पैसे। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इंक्रीज कर रही है सरकारें टैक्स वगैरह और ये फीस वही है ना, जो कुछ चीजें ऐसी है जो डायरेक्ट लोगों पे इफेक्ट ना करे। बहुत साधन ऐसे जहाँ रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, लेकिन अधिकारी वहां तक सोचते हैं भाई आप हायर कर लो यार, बिल्कुल, जो आर्थिक सलाह कर उनको हायर कर लो, कोई गाइड करे आपको कि कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कहाँ पैसे मिल सकते हैं। वहां तक तो सोच ही नहीं है, और जो सिस्टम चल रहा है पका पकाया माल कि इसी पे बढ़ा दो। और अगर हम अपने दून क्षेत्र की बात करें, इसमें तो कई मैं बोलूंगा कि कई कमियां हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। देखो, रोड की हालत बहुत खराब है। अब उनको एक नेशनल हाईवे का बहाना मिला हुआ है, वो जब कोई चर्चा होती है कि वो नेशनल हाईवे का फंसा देते हैं कि नेशनल हाईवे, भाई वो तो 15 किलोमीटर का स्पैन है, तो पूरे स्टेट की हालत खराब है, दून में पूरी सड़कों की हालत खराब है। ये तो किस्मत अच्छी है कि ये वर्ल्ड बैंक का 20-25 करोड़ बचा था उस प्रोजेक्ट में, तो 4-5 साल से चल रहा है, अदरवाइज तो रोटीवाड़ा रोड की हालत बड़ी खराब थी। और अगर हम ये सीवरेज की लाइनों की बात करेंगे, सीवरेज की लाइनें डल रही हैं, तो इस वजह से मैं आपको इसमें अपने सीवरेज की लाइन पूछी, बद्दी में जो पहले सीवरेज की करोड़ रुपए में लाइन डली, तो कहाँ चूक होती है? जब लीडर विधानसभा में सिर्फ हाथ खड़ा करते हैं ना, पढ़ते नहीं, जब कोई एक्ट पास होता है, कोई पॉलिसी पास होती है कि इसमें क्या क्या, भाई जो डीपीआर बनी उसमें क्या क्या चीजें हैं, अगर विधायक पढ़ेगा ही नहीं है तो ऐसी चीजें होती हैं। अब मैं बताऊं आपको कि इतना बड़ा ब्लंडर है कि बद्दी नगर परिषद की जो पहले सीवरेज डली है, अब बद्दी भाई शिमला की तरह ढलानदार तो है नहीं, बिल्कुल, कि सारा पानी ग्रेविटी से चल जाएगा जी, तो कहीं बद्दी डाउन है, कहीं बद्दी ऊंची है। अब आप तो जो पहले जो सीवरेज डली, एक तो आबादी कम थी, जो दूसरी डली, जो पहले सीवरेज डली, पंपिंग मशीनरी नहीं है डीपीआर में, कहीं रास्ते में पंपिंग नहीं है। कभी आपने देखा जो जितना फैक्ट्री का वो आता है गंदा पानी वो जाता है, कभी देखा आपने सड़कों में ब्लॉक हुआ बहता हुआ? 100 में से 1 बार होता होगा कोई पंप खराब हो गया, नहीं तो अदरवाइज आपने देखा कितने वहां केंदुआल तक जाता है ना पानी, बिल्कुल, रोटी वाला से वर्धमान से, कभी देखा रास्ते में आपने कहीं वो फंसता हुआ? वो भी तो पाइप से ही गया है, उतनी चौड़ी पाइप है, कोई बड़ी थोड़े है, लेकिन उसमें रास्ते में पंपिंग मशीनरी है। जो पहले जो सीवरेज डली उसमें पंपिंग मशीनरी नहीं है। अब वो उसका लेवल मेंटेन करने के लिए वो 10 फुट सड़क के नीचे उतार दिया, कभी कोई चेंबर ब्लॉक हो गया, बंदा मर जाए उसमें गैस में अंदर। बिल्कुल, अभी लेबर चौक वाली जो वो सीवरेज वाला है वो इसीलिए उस इतना डाउन जाना पड़ता है उसको हमेशा। अब जो नई डल रही है शायद उसमें शायद पंपिंग मशीनरी है नहीं, उसमें डीपीआर में पंपिंग मशीनरी है। और जो लोग कुछ बोलते हैं पाइप छोटी है, वो सारी पाइप छोटी बड़ी है, वो नहीं, वो टेक्निकल
चीजें हैं, मैं तो इंजीनियर हूँ जी। कि जितनी छोटी बड़ी, जितनी पाइप बड़ी होगी उसमें ब्लॉकेज ज्यादा होगी। वैक्यूम नहीं कर पाएंगे बढ़िया से। जो ग्रेविटी से पानी और वैक्यूम क्रिएट होता है वो उसमें नहीं है। छोटी पाइपों से, ऐसे घर में 8 इंच की पाइप क्यों नहीं डालते हम, 4 की क्यों डालते हैं, 3 की क्यों डालते हैं? तो जितनी ज्यादा बड़ी पाइप होगी उसमें ज्यादा स्लज डेवलप होती है। तो ये चीजें हैं। तो वो उसमें अगर बिना डिजाइन के, बिना पढ़े लिखे, जैसे अफसरों ने बनाई आगे कर दी इम्प्लीमेंट, तो भी 15 फुट थोड़े होना चाहिए चेम्बर यार, उसमें पंपिंग मशीनरी होनी चाहिए रास्ते में। बिल्कुल। दूसरा, सड़कें टूटने का, खराब होने का काम है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नाम की चीज किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। थोड़ा बहुत बिजली बोर्ड करता है, उनको लगता है कि भाई रेवेन्यू लॉस हो जाएगा बिजली बोर्ड को, उसमें एवज में। नहीं तो जब मैं जॉब करता था, मुझे याद है कि डेली हर डिपार्टमेंट की डेली एक मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में खुलती है, प्रोडक्शन बंद करके, ताकि उसकी रूटीन में ब्रेकडाउन ना आए। अगर मैं कहूँ कि अगर एसडीओ महीने में एक चक्कर अपने इलाके का लगा ले, कोई सड़क आपको टूटी ना मिले, और जेई हफ्ते में एक दिन लगा ले अपने सर्कल में, कोई नहीं जाता पेड़। लोग फोन करेंगे, शिकायत करेंगे, तब जाके किसी पे असर होता है। अदरवाइज प्रिवेंटिव चेक, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नाम की तो चीज ही नहीं है। हम अपने घर में चेक करते हैं ना बरसात से पहले, बिल्कुल, कि भाई यार कहाँ से लीक कर रहा है, उसमें वो करा लो, ये करा लो, नाली साफ करा लो। तो अगर कम से कम एक एसडीओ अपने डिवीजन, सब डिवीजन के एरिया में महीने में एक चक्कर लगा ले, और जेई सर्कल में लगा ले, मतलब नहीं कि सड़क वो हो जाए, टूट जाए। कई बार हल्के से पानी की वजह से कुछ हमारे लोगों का भी हुआ है कि अब मेरी दुकान के आगे जितना मर्जी मलबा पड़ा रहे, घर के आगे पड़ा रहे, उससे आपके घर के आगे की सड़क भी टूट रही हो, मैं कस्सी लेके साफ नहीं करूंगा, ये सरकार का काम है। अब नगर निगम ने टेंडर किया है, आज मैं आजकल देख रहा हूँ हर गली में झाड़ू मार रहे हैं, दो लेडीज, और झाड़ू मार के नाली में डाल रहे हो। गलत चीज है। कोई लोगों से डिस्कस नहीं हुआ कि भाई वो नालियां जो एग्जिस्टिंग है उनको साफ कराओ भाई। सड़क पे तो गर्दा है ही नहीं इतना। आप वहां देखना झाड़ मजरी में ओलंपिक चौक, पीबीएनडी के दफ्तर के पास, वहां चौक पे मंडे को जब आओ, कोई अगर बाहर से कोई आ जाए, कोई इन्वेस्टर, और देख के क्या कहेगा, सारी रेडी वाले वहां गन्ने क्या, सारे छिलके क्या, सारा गंद, सारी सब्जियां पुरानी सड़ी हुई, सारा कुछ मीट वाले वहीं फेंकते हैं और चौक पे फेंकते हैं। पिछले 3 साल में जितनी सड़कों की बुरी हालत हुई है, जितनी ड्रेनेज सिस्टम की हालत बुरी हुई है, जितनी सफाई की गंदगी हर चौक पे हुई है, और जितनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का भी मैंने अपनी लाइफ में इतनी स्थिति कभी खराब नहीं देखी। तब भी देखा जब पीबीएनडीए नहीं था, टीसीपी नहीं था, इतनी स्थिति कभी खराब नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं है। आप इतने निडर नेतृत्व के साथ चलते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होती? आपको कभी ऐसे फोन नहीं आते भी डेथ थ्रेट का हो गया या कुछ भी चीज हो गई? होते हैं, पर लेकिन क्या कहते हैं, मैंने वो बताया है कि जो लीडरशिप है ना, बाय बर्थ आती है, ये किसी को बनाया नहीं जा सकता। वो दिल और दिमाग, 2 चीजें वो पैदा होती जाती है, उसको कोई डॉक्टर उसकी शेप नहीं बदल सकता बाद में। तो कोई ऐसी आप मेरे साथ बात साझा कर सकती हैं यहाँ पे, कोई एक इंसिडेंट हुआ हो? इंसिडेंट मुझे पीछे 2 साल पहले कोई पैसे पूसे के लिए वो आया था। अच्छा। कि भाई, तो मैंने पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी, लेकिन ट्रेस नहीं हुआ है, नंबर्स, कुछ पुलिस ने भी ज़्यादा गौर नहीं करी, तो फोन आने बंद हो गए, फिर हमने भी ज़्यादा गौर नहीं करी। तो मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो अपने क्षेत्र में बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोग डराते हैं आपको, देखो अगर आप गलत काम कर रहे हैं फिर तो आप
डर के दोगे, वो आपके पास आपकी मेहनत की कमाई है, फालतू पैसे नहीं है, तो आप पुलिस में जाएं, प्रशासन हेल्प करता है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं है। पर अगर आप नहीं जाओगे, कुछ अगर मेरे में भी कमी है। दूसरा, मैं प्रशासन को, बड़े लीडरों को तभी किसी बात के लिए कह सकता हूँ कि मुझे कम से कम 100% तो कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मुझे 70-80% तो मुझे भी ठीक होना पड़ेगा, मैं भी ठीक रहना पड़ेगा। यानी कि मैं 90% में कुछ गलत हूँ, लोगों को मैं बोलता हूँ ठीक हो जाओ, फिर नहीं। तो कुछ आपको नॉलेज चाहिए कि भाई कोई अधिकारी आपको कहे कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, वो भी आपको चाहिए। वो आपको, इंसान को रोज़ सीखना चाहिए, अखबारों से, किताबों से, फ़ोन से और सोशल मीडिया। अगर आपने बहुत लोग बोलते हैं भी रीलें देखते रहते हो जी, रील्स भी ऐसी हैं, उसमें अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी अगर वो देखो, वही आएंगी आपको, वो कुछ सीखने को मिलता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। कोई लीडर कैसे बोलता है, कैसे बात रख रहा है, ठीक है, कोई अधिकारी अच्छा काम कर रहा है या कोई काम कैसे कराया जा सकता है, वो भी सोशल मीडिया से बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं पता चलता आजकल तो यार, किताब ढूंढनी पड़ती थी पहले तो, जी। कुछ नहीं मिलता। चैट जीपीटी में डाल दो, जेमिनी में डाल दो, गूगल में डाल दो, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, अब तो बहुत आसान हो गया है नॉलेज लेना। इवन चिट्ठी बनानी कोई, वो लिख दो आप अपनी 4 लाइनें कि मुझे इस अधिकारी को मैं इस संदर्भ में चिट्ठी लिखना चाहता हूँ, मेरा लेटर बना दो। उसमें थोड़ी बहुत ही करेक्शन करके वो चिट्ठी बना देता है जेमिनी, चैट जीपीटी। अब तो चीजें बहुत आसान हो गई है। हम सारी चीज के बारे में बातें करते हैं और मैंने देखा है बाकी लोग भी सारी चीजों के बारे में बातें करते हैं, रोजगार के ऊपर होगी, नशे के खिलाफ हो गया, मगर एक बेसिक चीज है हेल्थ सेक्टर, वो हमारे एरिया का बहुत ज्यादा खराब है। देखो, मैं एक हेल्थ, एक एजुकेशन और एक अच्छा शहर रहने लायक, उसका देखो एक कारण है कि हमारे नज़दीक 3 बड़े शहर हैं जो आधा घंटा पौना घंटा में हम लोग वहाँ दूरी पहुँच पर जाते है हैं। जी। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, वो सरकारों ने लैंड एक्वायर करके डेवलप शहर बनाए हैं और पिछले 50 साल से वो शहर बन रहे हैं। वहाँ एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी और अच्छी रेजिडेंशियल सुविधा 2 स्टेप पे है वहाँ चीज़ें। तो जिनके पास साधन संपन्न जो लोग हैं, या वहाँ रेंट पे भी मिल जाता है, बद्दी जितना रेंट है कोई ज़्यादा नहीं है, तो हर आदमी चाहता है आज की डेट में कि मेरे बच्चे पढ़ें और मुझे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए। तो जितनी देर में बंदा रोटी वाला से हाउसिंग बोर्ड बद्दी पहुंचता है, तंग सड़कों की वजह से, उतनी देर में बंदा न्यू चंडीगढ़ पहुंच जाता है। तो अगर यही शहर 100 किलोमीटर दूर होता, आपने देखना लुधियाना वगैरह डेवलप हुआ है रेजिडेंशियल भी, हेल्थ भी, उसका कारण यही है कि चंडीगढ़ से दूर थे। हाँ, वो जितना आप बोल रहे हैं उतना ही गैप है, 80-100 किलोमीटर की दूरी पे है वो शहर डेवलप हो गए। तो इसका क्या लेकिन कारण अब क्या है, मैं आपको बताऊं, यहाँ कुछ लोगों ने हॉस्पिटल खोले छोटे, जैसे मल्होत्रा जी ने भी खोला था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाया, लेकिन चल नहीं पाया। बिल्कुल, वो बैंकरप्ट हो गया हॉस्पिटल जी। बाकी लोगों ने भी खोले, वो उसको डेवलप नहीं कर पाए। कारण क्या है, ईएसआई में देख लो डॉक्टरों की कमी रहती है। कारण क्या है, जो बड़े डॉक्टर्स हैं उनको चंडीगढ़ रोजगार मिल रहा है, बड़े हॉस्पिटल हैं, वो 100 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहे हैं चंडीगढ़। बिल्कुल, और डॉक्टर यहाँ आएगा, रात को उसको चंडीगढ़ रुकना पड़ेगा, और रात को कोई ब्रेन हेमरेज होगी किसी को, और डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, चंडीगढ़ से आएगा भाई, आते नहीं डॉक्टर, तो बंदा पेशेंट भी सीधा चंडीगढ़ ही भागेगा। इसी कारण से सरकारें भी सोचती हैं। अब देखो पॉलिटिकल विल के कारण क्या हुआ, ईएसआई का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सबसे बड़ा ईएसआई की जो कलेक्शन होती है वो बद्दी से होती है। 800 करोड़ रुपया का ईएसआई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बद्दी खुलना चाहिए था, लेकिन वो पॉलिटिकली
शिमला मंडी के लोग मजबूत थे, चीफ मिनिस्टर वहां का था, उन्होंने वो नहर चौक में खोल दिया, वीरभद्र सिंह ने, राज साहब ने लिख के दिया कि हम सारे होटल वालों के, सारे डब्बा वालों के ईएसआई काटेंगे। कौन कटवाता है सर? अल्टीमेटली क्या हुआ, ईएसआई ने हाथ खींच लिए, बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर बनाया था वो स्टेट गवर्नमेंट को देके अपने हाथ पे खींच लिए। अगर वो ईएसआई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बद्दी बनता, हमारे जो लीडर थे वो लड़ते, यहाँ का एमपी लड़ता, यहाँ का विधायक लड़ता, लेकिन वो उस स्टेचर के लीडर नहीं थे कि वो अपने चीफ मिनिस्टर से लड़ पाते। तो आज की हम बात करें तो जो हमारे 80 करोड़ का हॉस्पिटल बना, वहाँ 800 करोड़ का बना, वो सरकार को ना मेडिकल कॉलेज खुला ना कुछ नहीं, वो वापस स्टेट गवर्नमेंट को चला गया। यहाँ खुलता। दूसरा क्या, स्टेट गवर्नमेंट सोचती है कि यार चंडीगढ़ पीजीआई तो नजदीक तो है बद्दी के, अगर 100 किलोमीटर होता तो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट भी प्रेशर बनाते हैं सरकार पे, हो सकता है हमारे से ज्यादा उनकी सरकार सुनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा हॉस्पिटल बनता, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी नहीं आया इस चक्कर में, यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट भी नहीं आया, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत नजदीक था। वहां आपको 10 ऑप्शन मिलनी थी, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलनी थी। तो बड़ा शहर होने का हमें बहुत नुकसान है। दूसरा, हमारे लोगों ने देखो, सबसे बुनियादी काम है, जब तक आपकी सड़कें अच्छी नहीं है कोई नहीं आएगा आपके पास। बाकी चीजें तो बात की है, स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, सड़कें तो आप बना सकते हो चौड़ी। आप पिछले 50 साल में बद्दी बरोड़ा सड़क को डबल नहीं कर सके, बद्दी से वर्धमान तक डबल नहीं कर सके। अब तो बहुत मुश्किल है उसको करना। और अब भाई जो लोग बस गए वहां, उनका रोजगार है, वही लोग रोज खड़े हो जाते हैं रोजगार के लिए। अब सरकार हिम चंडीगढ़ बसाने जा रही है, जो मर्जी कर ले गवर्नमेंट, जाएगी तो उसी सड़क से है, नीचे को शीतलपुर के रोड से जाएंगे अब। बिल्कुल। उससे अच्छा तो मंदाड़ा डेवलप हुआ था, वो आज तक नहीं लोग बसे वहां, 10% से ज्यादा। फ्लैट भी बने, कोई नहीं, वहां कबूतर बोलते हैं फ्लैटों में। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया मंदाड़ा को। आज भी बरोटी वाला से जो सड़क जाती है, आज तक 5 साल हो गए उसको बहे हुए, 3 साल पुल को, छोटा सा पुल था रास्ते में, आज तक नहीं बनाया सरकार ने, ना हिमुडा ने बनाया। उसकी वजह से वो मेरे ख्याल से 60-70 मीटर का पैच है, वो सारा ही खराब है, वो रोटी वाला चौक से। और वहां से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए तो हाउसिंग बोर्ड डेवलप हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने विधायक, चाहे पूर्व विधायक रहा हो हमारा, हमारी पार्टी से थे, चाहे मौजूदा विधायक, बड़ी शर्म की बात है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में हरियाणा में एक छोटा सा पंचायत है नानकपुर, जो उनकी अगर अपने इलाके के लिए हेल्थ में कुछ करना चाहते हैं तो उनकी पीएससी को देख के आए एक बार। 30 बीघे में बन रही है पीएससी, 7 डॉक्टर बैठते हैं। अच्छा। और रोना आता है वहां जाके देख के कि भी हम इतना रेवेन्यू देते हैं बद्दी में, वहां के लोग रोजगार करने यहाँ आते हैं। हमारे जो मंदाड़ा से उधर के इलाके के लोग हैं वहां जाते हैं इलाज कराने अपना। मैं यही आपसे बात करने वाला था कि अभी जब भी हम हिम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं और यहाँ लोकल सराउंडिंग की बात जानते हैं, वो उससे कंपेयर करने लगते हैं मंदाला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से उसको। तो लोग बोलते हैं वो नहीं चली तो ये भी नहीं चलेगी। तो ऐसा क्या सच है? रियलिटी है भी, बात तो वही आ गई ना। अब आपने मंदाला में तो बना दिए 20 मीटर का रोड चौड़ा, 10 मीटर का रोड है भाई, जहां से मंदाला को जाना है वो भी तो चाहिए रोड। बिल्कुल। अगर मंदाला से बरोटीवाला आने में बंदे को 1 घंटा लग गया तो कौन बसेगा मंदाला में भाई? भाई जो नौकरी के लिए तो आ रहा, मजबूरी है, उसको मजबूरी है। अब उसके बच्चे पढ़ाने मजबूरी थोड़े, यहाँ पे वो थोड़े जाएगा। मेरा यार स्कूल को जाता बच्चा भी 2 घंटे रोज जाम में फंसे। बिल्कुल। कम से कम 50 लाख का प्लॉट बनेगा जो आज का रेट है हिम चंडीगढ़ में। तो जिसने 50 लाख लगाने वो यहाँ क्यों रहेगा? अगर चंडीगढ़ पंचकुला जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि
बद्दी को जरूरत क्या है इस समय, हिम चंडीगढ़ की या हिम इंडस्ट्रियल चंडीगढ़ की? मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत तो है जो जितनी इंडस्ट्री यहाँ है, अगर सरकार चाहती है कि ये रहे यहाँ यहाँ रहे, दो चीज जो बुनियादी सुविधा है, सड़क ड्रेन, अच्छी चौड़ी सड़कें, अच्छी ड्रेनेज सिस्टम और बिजली की 24 घंटे सुचारू व्यवस्था। रेट कम करे सरकार ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है वो ब्रेकडाउन इतनी हो रही है बिजली की कि 8-8 घंटे लाइट ही नहीं आती। पिछले 10 साल बाद पोल चेंज हो रहे हैं अब, बिल्कुल ऐसे उड़ती हैं तारें जैसे आसमान में बिजली कड़कती है, रास्ते में पोल 8-8 घंटे लाइट बंद रहती है। बोर्ड को भी नुकसान है उस टाइम, लो इंडस्ट्री को भी नुकसान है। ऑलमोस्ट बिजली बराबर बराबर है, वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ पावर बहुत है। अगर सरकार उसी को बनाए रखे कि 24 घंटे महीने में मैक्सिमम हावर्स बिजली जो है अवेलेबल रहे, और रोड और ड्रेनेज सिस्टम ये दुरुस्त कर ले, तो यही इंडस्ट्री यहाँ टिक जाएगी। क्योंकि यहाँ अभी भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसा माहौल अभी भी नहीं है, चाहे जितनी मर्जी आबादी आई हो अभी भी, क्योंकि लोग आज भी हिमाचल के लोग अच्छे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी उस लेवल के नहीं है कि यहाँ इतनी बदमाशी है, तब भी लोग वो करते हैं। कुछ एक दो लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोग इतने बुरे नहीं हैं कि भी कोई इंडस्ट्री वालों को तंग करता हो। कॉर्पोरेट भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो एक तरह से उनके साथ भी तो नाइंसाफी होती है, चाहे वो पूर्व विधायक हों या अभी करंट के विधायक हों, कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो 35-40 हज़ार इतने हैं और आबादी 2.5 लाख प्लस है या 3 लाख प्लस है, तो उनको भी तो ये सारे लोग संभालने पड़ते हैं, तब कि जबकि उनको चाहने वाले लोग 30-40 हज़ार हैं। नहीं, उसका देखो एक कारण है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब जनगणना होती है ना, अगर कर्मचारी और जो लोग हैं वो सही डाटा दें, क्योंकि जो प्लानिंग बनती है वो जो सेंसस का डाटा होता है उसके हिसाब से अगले 20 साल के लिए प्लानिंग होती है। चाहे वो कोई पानी की स्कीम लगानी हो, सड़क बननी हो, सीवरेज व्यवस्था हो, तो उसमें सेंसस का डाटा जरूर देखा जाता है। ठीक है। उसके साथ साथ फ्लोटिंग कि लोग आने जाने वाले हो कितने हैं, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि भाई कर्मचारी भी ईमानदारी से काम करें और लोग भी जानकारी ईमानदारी से अपनी जानकारी दें। अगर वो लोग चाहते हैं कि अगली वाली पीढ़ियां भी यहीं रहें, शिफ्ट होकर न जाना पड़े। अब ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री कोई फिक्स ही बद्दी में आ गई है, दिल्ली से उजड़ी है और जगह से उजड़ी है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया उजड़ गए हैं। बिल्कुल। जब क्लैशेस बढ़ेंगे, आबादी बढ़ेगी, जब गंदगी बढ़ेगी तो क्लैशेस भी तो बढ़ेंगे। बिल्कुल। और अगर मैं 8 साल की बात करूं, 3 साल कांग्रेस के और 5 साल बीजेपी की, तो आप क्या बोलेंगे कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल रहा? देखो, भाजपा की सरकार में ये फायदा रहा कि केंद्र में भी सरकार थी तो फंड्स की अवेलेबिलिटी भी रही। बिल्कुल। तो लोगों को मतलब नहीं होता कि पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। ये तो स्टेट की लीडरशिप ने देखना है, जिनको आज मौके में पावर है, कि पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करें। लोगों को तो डेवलपमेंट से मतलब है। मैं पिछली सरकार में जिन गांवों को कभी सड़कें नहीं बननी थी, नदी के पार बैठे थे लोग, बरसात में उनको वहीं रहना पड़ता था। मैं अगर गिनूंगा तो आपको बताना चाहता हूँ कि बग्गूवाड़ा, पिछली 2017 की 22 के बीच की सरकार, तो बग्गूवाड़ा को पुल लगा, वो इस सरकार में लगा। 17 से 22 में बीजेपी की सरकार में लगा। जो ठाणा को पुल लगा गांव को, वो इस सरकार में लगा। अक्कावाड़ी को पुल लगा, वो इस सरकार में लगा। इधर आपका बनवीरपुर में पुल लगा, वो इस सरकार में लगा।
जहाँ सड़कें नहीं थी, छोटी छोटी सड़कें, पीवीएनडी को पैसा बहुत आया। अब वो तो विधायक ने कन्विंस करना ना चीफ मिनिस्टर को कि नहीं सर पैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्या कारण है, तालमेल नहीं है या सरकार के पास पैसा नहीं है? मुझे नहीं लगता कि या तो विधायक कन्विंस नहीं कर पा रहे चीफ मिनिस्टर को कि भाई पीवीएनडी में पैसा चाहिए। तो दोनों विधायक कांग्रेस के हैं ना, तो मैं नहीं कहता कि पीवीएनडी में जितना 5 साल में आया बीजेपी में उसका 10% भी आया होगा। इससे अच्छा तो फिर सफेद आती है, इतने लोगों की सैलरी क्यों दे रहे, बंद ही कर दो उसको। वो भी हमारे रेवेन्यू पे ही दे रहे हैं उनको तनख्वाह। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ साथ ही अगर मैं पूछना चाहूँ हिमुडा के बारे में, तो हिमुडा के फेलियर का क्या कारण रहा है? भाई देखो, फेलियर का तो एक तो ये कारण रहा कि भाई जो प्लानिंग है आपकी, एक तो डेवलपमेंट चार्जेस कि आपने नहीं बनाया काफी देर, तो डेवलपमेंट चार्जेस बहुत है। शुरू में तो लोगों ने ले लिया। फिर दूसरा, अब शायद गवर्नमेंट लेके आ रही है, जब हिमुडा ने लैंड ली उसने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। जब आप वन टाइम रिलैक्सेशन दे रहे हो कि 118 की जरूरत नहीं है, तो जब पहली बार भी तो बंदा कर्नाटका आगे खरीद रहा है, तो दूसरी बार भी अगर खरीद लेगा, अब आप उसको 118 में 6 महीने घुमा रहे हो तो कोई नहीं जाता लेने। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपना टाइम पीरियड पूरा करेगा, उसके बाद फिर चेंज करेगा। फिर 6 महीने घुमाते रहते हो आप उसको 118 में। तो जब आप पहली बार छूट दे रहे हैं सरकार, तो परमानेंट छूट दे देना, डेवलपर ले सारी परमिशंस। जब आपने वो एरिया एक बार छूट दो चाहे 10 बार दो, 118 तो आपने दी ना छूट, तब भी तो बाहर के बंदे ने आके लिया। तो दूसरी बार भी अगर बाहर का ले लेगा, अगर उसको जरूरत पड़ गई, वो बेच ही नहीं पाता बंदा बेचारा, क्योंकि उसको तो वो है। फिर कहता आपने 25% बढ़ाओ तो आप बेच पाएगा, डेवलपमेंट चार्जेस इतने, फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते वहाँ। बात वही है मेन कि आपने मंदाड़ा में हाउसिंग बोर्ड बनाया, लेकिन आप जो हरियाणा को हमारा इलाका जोड़ता था, आप जाना जरा आप कालू झंडे जाके, जो हरियाणा की सड़क बनी है उसके बाद हमारी बनी है। ऐसे लगता है जैसे आप शहर से सीधे गांव में आ गए। भाई आपने अंदर तो बना दी टीसीपी के नियमों से सड़कें, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की, लेकिन जो मंदाड़ा को बरोटीवाला से जोड़ रही सड़क, वो तो वही रहेगी 10 फुट की। जब हम किसी को दिखाने जाएंगे, यार भी यहाँ ले लो मकान, वो हर 10 मिनट बाद खड्डा, हर 10 मीटर बाद खड्डा, और बस आ गई तो उसको रुकना पड़ेगा, तो कौन बसेगा वहां जाके? उससे अच्छा तो बोलता है यार मैं मेंजोर बस जू, बिल्कुल कालका बस जू, क्योंकि उतनी दूरी है उतना ही समय लगेगा। तो ये चीजें हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान ही ना नेताओं का ध्यान है ना अधिकारियों का ध्यान है। बाकी तो हिमुडा तो रेवेन्यू जनरेटिंग एजेंसी है सरकार के लिए कि वहाँ लैंड एक्वायर कर लो, गवर्नमेंट लैंड भी है, सरकार की प्रॉपर्टी है। जैसे खाने बेच के पैसे आते रहता है कि वो जमीन सरकार का भी, तो जो गवर्नमेंट लैंड है वो बिकेगी, सरकार को रेवेन्यू आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई हिम चंडीगढ़ बद्दी के उद्योगपतियों के लिए, बद्दी के लोगों के लिए नहीं, सरकार को फाहा पड़ा हुआ, पंगा पड़ा हुआ। सरकार के पास पैसा नहीं, उसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो हिम चंडीगढ़ बनाया जा रहा है। तो उससे क्या आपको लगता है भी कोई रिवॉल्यूशन आएगा एक तरह से हमारे क्षेत्र में? कुछ नहीं, मैं देखता हूँ कि 1 साल पहले नगर निगम बनी थी, जो प्रॉपर्टी के रेट 1 साल पहले थे वही आज है, कोई वो नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, हेल्थ सुविधा नहीं है, एजुकेशन के अच्छे स्कूल नहीं है। तो अब पीएमटी की कोचिंग लेने भी, नीट की चंडीगढ़ जाना पड़ता है बच्चों को, जेई मेंस की भी लेने चंडीगढ़ जाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कुछ ये है कि वो शहर नजदीक है उसका नुकसान हो गया, उसकी मात भी पड़ती है हमारे क्षेत्र को। 70% मार शहर नजदीक होने की पड़ रही, 30% हमारे हम जैसे नेता नलायक है उसकी पड़ रही। और नेता के अलावा अगर हम लोकल लोगों की बात करें, लोकल लोग भी कई देखा है वो सराहना करते हैं
जो बाहर के लोग हैं काम कर रहे हैं, मगर 1-2% जो लोग हैं वो दिक्कत करते हैं। देखो ये तो सब जगह रहेगी दिक्कत, 10 साल बाद भी रहेगी, 20 साल बाद भी रहेगी। आप पंजाब में चल जाओ, चंडीगढ़ में चल जाओ, चंडीगढ़ तो बहुत पुराना शहर हो गया। आज भी मैं तो चंडीगढ़ में, मेरा छोटा सा घर है 51 में, तो वहाँ भी आज भी दिक्कत है। जो लोकल लोग हैं कचहरी में, आपके डड्डू माजरा में, तनास में तो लेकर रहते हैं, तो आज भी दिक्कतें तो है ही है। थोड़ा जब भी जो पुराने लोग वहाँ रह रहे हैं, जब आउट नंबर होते हैं तो थोड़ा अनसिक्योर्ड तो फील करते हैं लोग। ये समस्या तो रहेगी। आज भी पंजाब में कितनी देर से सबके सारे काम प्रवासी करते हैं आगे, फिर भी रोज बात तो तीसरे दिन आ जाती है कि भाई ये, वो सरकार को चाहिए तालमेल कैसे बनाए कि भाई आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाई सरकार, वो नहीं दे पाई, फिर चीज़ें कुल मिला के फिर लोगों का ध्यान तो जाएगा ना। अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए बचा के रखा था कि हमें पता है कि नेता कैसा होना चाहिए, नेता का क्या काम करना चाहिए, मगर आप हमें बताएं कि स्पेशली बद्दी के लिए, दून विधानसभा के लिए कैसे नेता की जरूरत है। देखो अभी औद्योगिक क्षेत्र है, व्यापारिक एरिया है, यहाँ आपको गरीब से गरीब आदमी को भी सेटिस्फाई करना है और अमीर से अमीर आदमी को भी सेटिस्फाई करना है। तो ईमानदारी तो हर आदमी चाहता है, चाहे खुद चोर हो, कि मेरा नेता ईमानदार हो, मेरे पास काम करने वाला ईमानदार हो, ठीक है ना, मेरा पार्टनर ईमानदार हो, चाहे वो खुद चोर हो। ईमानदारी तो एक है ही है। उसके अलावा जो भी विधायक है, देखो पेट में सीख के कुछ नहीं आता कोई, और भगवान की कृपा है इस क्षेत्र पे, इस इलाके में वही विधायक बनेगा जिसकी 5-10 लाख रुपए पर मंथ अपनी इनकम हो। अच्छा। मिनिमम, चाहे कुछ भी समझ लो आप, 2-4 लाख सरकार भी देती है सुविधाएं जी। तो मैं लगता है कि 5-10 लाख रुपए इनकम वाला तो हर आदमी है। अगर वो कुछ सरकार भी पैसे देती है तो एक अच्छा सा दफ्तर बनाए, हाईटेक, एक आध फ्रेश कोई प्रोफेशनल और 1-2 रिटायर्ड पर्सन जिनको नॉलेज होती है दफ्तरों की, क्योंकि सरकारी कामकाज कराने में चिट्ठियों का बड़ा रोल है। अगर जो विधायक चिट्ठियों में पीछे रह गया ना, या डीपीआर बनाने में पीछे रह गया, वो बहुत पीछे रह जाता है। अच्छा। अकेला ट्रांसफर कराना या गली पक्की कराना काम नहीं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। आप स्टडी करो कि आपको वर्ल्ड बैंक से क्या मिल सकता है, नाबार्ड से क्या मिल सकता है, सरकार की क्या क्या स्कीमें हैं सेंटर की। बहुत लीडर देखना आपने, हर महीने मिल रहे हैं सेंटर में मंत्रियों को, मैं हमारे वाले तो देखता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे विपक्ष की सरकार भी हो, लोग मिलते हैं जाके केंद्रीय मंत्रियों से। कोई पानी की स्कीम ला रहा है, कोई नदियों की चैनलाइजेशन की स्कीम ला रहा है, उससे इनडायरेक्ट भी रोजगार मिलता है। जब इलाके में कोई 100 करोड़ का 200 करोड़ का प्रोजेक्ट चलता है, इसी इलाके के पैसे लग रहे हैं ना, इस इलाके के लोग मिट्टी, सीमेंट, सरिया यहीं का लगेगा। तो वहाँ मैं तो देखा ही नहीं कोई 3 साल में कोई। मैंने अपने जो सिटिंग विधायक है कांग्रेस के राम कुमार जी, एक आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप बता दो कि पिछले 3.5 साल में राम कुमार जी किसी केंद्रीय मंत्री को कोई डेपुटेशन लेके मिले हो। इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया, यहाँ हजारों समस्याएं हैं। चलो अपनी तो हिमाचल में तो उनकी सरकार है, विधानसभा है, चलो यहाँ मंत्री आते रहते हैं, मिलते हैं, तो केंद्र सरकार भी तो बहुत फंड देती है, बहुत प्रोजेक्ट हैं जो चलते हैं। 3.5 साल में मैंने तो कभी राम कुमार जी को देखा नहीं। अगर गए हैं तो वो बताएं सोशल मीडिया पे, वो तो हर चीज़ डालते हैं सोशल मीडिया पे। 10-15 हज़ार का काम करा के भी डाल देते हैं कि मैं करा रहा हूँ। तो अगर मिले हो कहीं 3.5 साल में किसी केंद्रीय मंत्री को, वो भी दिखा दें कि मैं मिला हूँ, तो मैंने तो देखा आज तक। तो जब ये सोच ही नहीं है तो काम कहाँ से होने। बिजली को लेकर बहुत प्रोजेक्ट मिलते हैं, और चीजों को बहुत मिलते हैं, एक रूटीन में जो पैसा मिलना है वो तो मिलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल।
आप, मैं बताऊं, उसमें उदाहरण दूंगा आपको। मेरे घर पे एक व्यक्ति काम करता है पिछले 20 साल से। अच्छा, ठीक। ठीक है, पहले तो ये भी है कि कोई घर पे काम करने वाला 20 साल से टिका हुआ है तो मैं भी ठीक हूँ, इसका मतलब वो भी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी बीवी भी काम करती है, उसको इतने शौक है पैसे कमाने का। तो हमारा होटल छोटा है कि अगर हम यहाँ बंदा रखेंगे रात को, कोई तो 5 का पड़ा हुआ है सारा, तो बंदा रखेंगे तो भाई खर्चा ज्यादा आएगा। वो कह रहा है मेरे को रख लो, रात को मैं घर पे भी सोता ही हूँ, अच्छा। वहां भी सो जाऊंगा रिसेप्शन पे, मेरे को आधे पैसे दे देना हमने। अब वो सोता है, मेरा भी फायदा हो गया, उसका भी फायदा हो गया। घर पे बच्चे उसके अब बड़े हो गए, होने लगे हैं, शादी उसकी यही होती है, बच्चे स्कूल जाने लगे बड़े। तो रात को वो 9 बजे आ जाता है, सुबह 7 बजे जाता है, और इतना तेज है रात को पैसे भी ले लेता है गैस से, एंट्री भी करा लेगा रजिस्टर पे। उसको कंप्यूटर पे एंट्री करनी नहीं आती, बाकी वो रजिस्टर पे करा लेता है। 11 बजे तक तो रहता ही है रिसेप्शन वाला लड़का, लेकिन वो करा लेता है। उसको शौक है कि मेरे को पैसे कमाने हैं। एक्स्ट्रा सोच रहा है ना, नहीं सोच रहा है मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी बीवी कर रही है, बहुत है। उनको शौक है कि यार मैंने भी बद्दी में घर बनाना है। तो ऐसे ही जो हमें फंड मिल रहा है वही बांटना है। अभी मैंने 100 करोड़ मिलना है मिलने को, 150 करोड़ नाबार्ड से, कि वही मैंने 5 साल बांटना है। ठीक है भाई, आप अलग क्या कर रहे हो, वो तो सबको मिल रहा 68 को। आप इलाके के लिए क्या प्रोजेक्ट लेके आए कि मैं बाढ़ नदी की चैनलाइजेशन के लिए पैसा लाया हूं सेंटर से, जैसे ऊना की नदियां चैनलाइज हुई हैं, कि मैं सरसे के लिए लाया हूं, लेकिन वहां तक तो सोच ही नहीं है कि मैं अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूं। वहां तो हमारे लीडरों की वहां तक तो सोच ही नहीं है, चाहे पहले कोई रहा हो चाहे अब रहा हो। मतलब मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं कि कोई कौन किस पार्टी से रहा हो, इधर तो सोच ही नहीं यहाँ तक। तो अभी हमने आपका इंट्रोडक्शन में सुना कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे, तो वो कौन सी तार थी जो आपको पॉलिटिक्स तक ले गई? मैं जब जॉब करता था हिमाचल फाइबर में ना, तो बहुत बड़ा यूनिट था। तो हमारे यहाँ 200 के आसपास तो स्टाफ के लोग थे, जो मैनेजमेंट के लोग थे। तो वहाँ एक छोटा सा क्लब था, अच्छा, स्टाफ वेलफेयर, मैनेजमेंट का वेलफेयर क्लब। ठीक। चुनाव लड़ा, वो जीत गए चुनाव। अच्छा, 2 साल क्लब का काम देखा। 2006 में चुनाव आए, 5 दिसंबर में, जनवरी में चुनाव थे। तो ऐसा थे हम पॉलिटिक्स में लोगों के साथ, जी। मतलब एक्टिव थे कि भाई कौन बन रहा कौन नहीं है। तो उसमें भी हिस्सेदारी लेते थे कॉलेज टाइम से ही कि किसको जिताना है, क्या करना, वो गांव में रहता ही था। तो 2006 में जब आया तो पहले मन था कि प्रधान का चुनाव लड़ें। अच्छा जी। लेकिन जो हमारे एक साथी थे, नाम नहीं लूँगा इस मन से, वो अड़ गए कि नहीं मैंने दोबारा लड़ना है। तो उन्होंने कहा कि यार हम अगर आप लड़ेंगे तो फिर एक ने तो हारना ही है, सामने वाला जीतेगा। बिल्कुल। फिर मैंने प्रधान की बजाय बीडीसी का चुनाव लड़ा। फिर चुनाव लड़ने के बाद 6-7 महीने बाद एक बड़ी समस्या भी आई परिवार में। मेरा छोटा ब्रदर था, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया 2006 अक्टूबर में। काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट था वो, 6 साल कोमा में रहा। हमने पूरी मेहनत करी उसको बचाने में, फाइनेंशियली भी पीजीआई रहे 5-6 महीने, और लेकिन लोगों का सहयोग रहा, पॉलिटिक्स में भी पूरे। तो 2006 के बाद जब मैंने चुनाव जीता तो 8 में क्या हुआ कि 2 साल बाद किसी को बने हुए चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को हटा सकते हैं। अच्छा। पंचायती राज में 2 साल है, नगर निगम नगर परिषद में 1 साल बाद हटा सकते हैं। तो वहाँ बात चल पड़ी, जो सिटिंग चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे कि भाई वो बीडीसी मेंबर्स के साथ तालमेल नहीं था उनका कि भाई इनको हटाना है। चेयरमैन की पोस्ट लेडी रिजर्व थी, ऐसी लेडी, वाइस चेयरमैन तो ओपन ही होता है।
तो मेरे पास काफ़ी मेंबर आए साइन कराने। मैं क्या यार, हमारा तो इंटरेस्ट है नहीं, उसको क्यों उठा रहे हो? बोला नहीं जी ये है। चलो जी, हमने भी साइन सुन कर दिए। उसके बाद चल पड़ी बात कि भाई उसको हटाना तो है ही है, तो वो हटाने के लिए भी सामने चेहरा चाहिए कोई कि किसको लाए। बिल्कुल। तो जो मेरा 2 साल का वहाँ लोगों के साथ तालमेल था, जैसे मेरी आदत थी कि मेरे पास कोई काम को आया, चिट्ठी बनानी किसी की, कोई यार भी जेई काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वीडियो, और झिझक नहीं थी हमारे पास कि यार बोलो एसडीएम को फ़ोन करना या डीसी साहब को फ़ोन करना या कहीं डीजी साहब को ही फ़ोन करना, तो वो नहीं दिया कि यार सामने वाला क्या है, वो आदत नहीं थी, बस मिला देना है। तो लोगों को था कि यार नहीं ये इसके लायक है, तो बहुत मेरे साथ जो बीडीसी मेंबर थे उन्होंने कहा कि नहीं आप आओ। अब किसी को हटाना था तो उसे बड़ी मेहनत की जरूरत है जी। तो 40 मेंबर थे। नालागढ़ जो ब्लॉक समिति है बहुत बड़ी ब्लॉक समिति है, अच्छा। मुझे लगता है हिमाचल की दूसरे या तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा ब्लॉक है नालागढ़ का। अब तो इसमें से पट्टा निकल गया, लेकिन इसमें 68 पंचायतें थी, 40 बीडीसी मेंबर थे। बहुत ज्यादा है आजकल। तो 4 लोग एरिया भी जो हमारा था वो झाड़ माजरी बटोली कला पंचायत से लेकर बिलासपुर बॉर्डर तक था, स्वागत तक, उधर जयनगर तक, मतलब बिलासपुर को टच कर जाता था। अर्की कंस्टिट्यूंसी भी इसमें पड़ती है, नालागढ़ पूरी पड़ती है, आधी दून पड़ती थी। तो हमने फिर जो मेरे को हरिनारायण जी से मिलाया लोगों ने, तो उसके बाद चलते चलते बात होगी कि भी कैंडिडेट रहेंगे। तो पहले तो मैंने सोचा कि भाई बड़े लीडरों की सपोर्ट है, सीधे मेंबर हो जाएंगे। जी। सरकार थी बीजेपी की, बिल्कुल। विनोद चंदेल एमएलए थी, हरिनारायण सिंह सैनी जी एमएलए थे। तो मैं कहा ये तो मैडम जी भी हैं, उधर सरदार जी हैं, कि भी इन्होंने कहना और बन जाना। और लेकिन शाम को 21 हो जाते थे मेंबर, सवेरे फिर 19 रह जाते थे। मतलब एक 15-20 दिन पहले तो उपचुनाव में किसी को हटाना था, संतराम जी थे, चौधरी संतराम, बड़े ट्रांसपोर्टर थे इलाके के नालागढ़ के, उनको हटाया पहले हमने। अच्छा। उसमें क्या हुआ कि चेयरमैन की वोट में तो बराबर वोट पड़ गई, हटाने में भी 20 पड़ गई और खिलाफ भी 20 पड़ी। तो चेयरमैन जो मैडम थी वो एज इट इज रहेगी। अच्छा। बराबर वोट पड़ने में हटता नहीं आदमी। ठीक है। लेकिन वाइस चेयरमैन में क्या हुआ, मेरा ठीक था रसूख, 23-17 हो गए, और उसको 17 पड़े और खिलाफ 23 पड़ गए, वो वाइस चेयरमैन हट गया। तो वापस 15 दिन बाद दोबारा चुनाव होना था, और फिर हम वही, अब वो सबसे बड़ी वो थी कि भाई 20 लोग तो पड़े ही है, जी जी। जो 3 लोग पड़े उनको भी संभाल के रखना था। बिल्कुल। तो फिर वो 23 लोगों को अगले 15 दिन बड़ा संभाल के रखा, समझा के रखा। बहुत चीजें हैं जो यहाँ नहीं बोली जा सकती कि राजनीति में बहुत कुछ करना पड़ता है। उनको करने के लिए मैं फिर मतलब जब मेरा ना कोई मेरा नाम था, मैं उनके विनोद चंदेल जी के और सरदार जी के सहयोग से और जो जितने बीडीसी उनके सहयोग से मैं दोबारा उसको हटा के 15 दिन बाद दोबारा वाइस चेयरमैन बन गया। एक एमएलए के पास भी शायद साल में 4 बार इतने अधिकारी इकट्ठे नहीं होते, बिल्कुल, जितने आपको ब्लॉक समिति और जिला परिषद में एक्शन लेवल के अधिकारी आते हैं, डिवीजन लेवल के, तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर दोबारा जो 15 और 16 में चुनाव होना था जी, तो मैं जिला परिषद की सोच रहा था चुनाव लड़ने में, लेकिन अपने स्वर्गीय सूबेदार जी थे, पहले वो मना कर रहे थे कि मैंने नहीं लड़ना है चुनाव, लेकिन बाद में पार्टी ने डिसीजन लिया कि नहीं उनको ही लड़ाना है। तो फिर मैंने वापस फिर, अब पॉलिटिकल आदमी छोड़ भी नहीं सकता, तो मैं वापस फिर बीडीसी सीट फिर ओपन थी, मैं दोबारा फिर वहाँ चला गया लड़ने। उस टाइम मेरा विरोध ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं चेयरमैन भी था, एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है। फिर मैं तैयारी जिला परिषद की कर रहा था, तो जो लोग मेरी पंचायत में बीडीसी तैयारी कर रहे थे जी, वो भी नाराज हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कुछ बड़े लीडर भी मेरे से नाराज थे,
जिनको लगता था कि ये हमें हमारे पैरेलल ना खड़ा हो जाए, वो भी मेरे अंदर खाते खिलाफ थे। तो मैं आज यहाँ से शेयर करना चाहता हूँ कि जब आपकी किस्मत साथ देती है तो बहुत चीज़ें निकल के आती हैं। चुनाव को 3-4 दिन थे, छोटा चुनाव था लेकिन बड़ा बन गया। जो विधायक मतलब विधायक पद के लोग जो थे वो मेरे खिलाफ हो गए कि अगर ये दोबारा जीतेगा तो फिर ये चेयरमैन के लिए ट्राई करेगा कि इसको पंचायत स्तर पे हरा दो। तो क्या हुआ कि मुझे इतना डाउट नहीं था, लेकिन अपने एक श्री रामदत्ता ठाकुर जी हैं, बडोली कला से, बड़े बुजुर्ग हैं, अच्छा जी। दूर के रिश्तेदार भी हैं हमारे और पुराने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं बड़े। उनका मेरे को फ़ोन आया कि बेटा गड़बड़ है, 3-4 दिन चुनाव को रह गए अच्छा। कि आप चुनाव हार रहे हो। मैं कहा क्या कारण? कहता ये लोग आपके खिलाफ घूम रहे हैं। वो मेरे पास भी आए थे, अब आप देख लो। फिर हमने फिर तरीके बदले थोड़े से, जहाँ जहाँ हमें डाउट था कि वहाँ वहाँ लोग जा सकते हैं, तो हमने थोड़ा टाइट किया काम। जब गिनती भी हुई तो मैं 25 वोटों से जीता सिर्फ। अच्छा। और अभी एक लास्ट वार्ड था मेरा, बटोली खुर्द है उसका नाम, 1 नंबर वार्ड, उसमें मैक्सिमम वोट ही मुझे पड़ी। अगर वो 75% उस वार्ड ने, 3 लोग थे हम कंटेंडर, मतलब 75% मुझे अकेले को पड़ गई वहाँ वोट। वहाँ मेरी उस वार्ड में मेरी रिश्तेदारियाँ भी बहुत थी, थोड़े उस पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, तो वो वार्ड ने मेरे को जिता दिया। और बाद दोबारा मेरी हरियाणा जी से अच्छी थी, विनोद मैडम जी से भी ठीक थी मेरी, तो मेरे जो कुछ पुराने मेंबर भी बीडीसी जीत के आए थे। हम दोबारा इतनी मेहनत की हमने, जीतने के बाद 2-3 दिन के बाद हमने 40 में से 33 लोग इकट्ठे कर लिए। वाह जी। और हम चेयरमैन, मेरी किस्मत वो नहीं थी कि चेयरमैन की सीट फिर अगली बार लेडीज आ गई। पहले ऐसी लेडी थी, फिर ओपन लेडी। पहले लेडीज होने का मुझे बेनिफिट मिला कि मैंने 8 साल मैंने ही चलाया हाउस। अच्छा। कि मतलब जब अधिकारियों से पूछना या लोगों की समस्याएं थी तो वो मैंने ही चलाया हाउस। तो हमने 33 इकट्ठे करने की वजह से हमने अगली बार मैं सर्वसम्मति से चुन लिया, कोई चुनाव ही नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, दूसरी तरफ 7 ही लोग रह गए, बिल्कुल। तो फिर वो क्लियर ही हो गया। जब 19, 20, 21 होते हैं तब चुनाव की होता है। जब 33-7 हो गए तो दोबारा बन गया। मैंने 5 साल अच्छा काम किया। फिर मन था कि भाई फिर जिला परिषद लड़ेंगे, लेकिन सीट रिजर्व आ गई, नहीं लड़ पाए। तो फिर टिकट के लिए भी कोशिश करी, विधायक के लिए, लेकिन राजनीति क्या कहते हैं, परिस्थितियों और संभावनाओं का खेल है जी। मेरा मानना है कि राजनीति में भी 50% किस्मत और 50% मेहनत का रोल है। किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल है कि अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी भी कहीं तो आप पीछे जा सकते हैं। 17 में भी कोशिश करी, 22 में भी कोशिश करी, लेकिन नहीं बात बनी। 17 में सरकार बनी हमारी पार्टी की, बीजेपी की, विधायक परमजीत पम्मी बने। तो 2018 में मुझे पार्टी ने स्टेट का, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का डायरेक्टर भी बनाया। अच्छा 4 साल में डायरेक्टर रहा। जिला का मैं संगठन में मैं जिला सचिव रहा हूँ, 3 साल जिले का सेक्रेटरी रहा हूँ। फिर 4 साल में जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। आजकल मेरे पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसके कई कारण हैं जो इस मंच पे नहीं शेयर किए जा सकते। कुछ मैं पिछले 2-3 साल से 2023 में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ था। अच्छा। मुझे हल्का सा कार्डियक अरेस्ट हुआ था, तो मेरे पीजीआई चंडीगढ़ में स्टंट पड़ा है। तो कुछ मुझे लीवर से रिलेटेड 2023 से 24 तक जॉन्डिस की भी शिकायत रही, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं 3-4 महीने में चेक कराने जाता हूँ। अब एक हल्की एक मेडिसिन है, रूटीन में हम मेंटेन भी रखते हैं अब कि भी आगे द्वारा ऐसा ना हो। बिल्कुल। तो ये मेरा छोटा सा पर्ची है। बाकी
आज भी वैसे ही हम, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं सत्ता में हूँ या सत्ता से बाहर हूँ, मेरे पास कोई पद है या नहीं है। तो आज भी मेरे पास लोग वैसे ही आते हैं जैसे पहले आते थे। तो मेरे लिए आज भी लोगों के लिए वैसे ही दरवाजे खुले हैं, चाहे वो लोगों की फाइनेंशियली हेल्प करनी हो, सामाजिक करनी हो, या कोई सरकारी स्तर पे काम करना। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, जो सबसे लास्ट तक मैंने बचा के रखा और सबसे जरूरी मेरे को लगता है आपके लिए होगा, कि बलविंदर ठाकुर जी अगर इस लाइन में नहीं होते तो अभी वो क्या कर रहे होते? एक हर बंदे का एक ड्रीम होता है ना कि मैं अभी ये कर रहा हूं, मगर मेरे को इसके अलावा ये जिंदगी रहती तो ज्यादा प्यारी रहती। देखो, मैं तो जॉब करता था पहले, बिजनेस में आया, बिजनेस में जॉब के मुकाबले ठीक था। मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता तो मैं एक अच्छा स्कूल खोलता, मेरा एक मिशन है, और मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं खोलूँ। कि मुझे जब लगता है कि हमारे पास लोग आते हैं कि मेरी एडमिशन औरबिंदो में करा दो, मेरी दून वैली में करा दो, तो मेरा एक वो है कि मैं अपने क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल हो, कि लोग चाहें कि भी उस स्कूल में एडमिशन हो। अगर मैं यहाँ ना इधर ना जा आता पॉलिटिक्स में, जो मैंने समय पिछला 2006 से 20 साल इधर लगाए हैं, तो मेरा एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट था लोगों के लिए, अब भी है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं आजकल थोड़ा सा पॉलिटिक्स में कम इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मेरा भी मन है कि मैं एक अच्छा स्कूल खोलूँ, मेरा तो इलाका भी डेवलप हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद आने आप के लिए। लोगों ने बुलाया, उसके लिए आपको। छोटा सा गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे ही रहता है, इसकी कोई वो नहीं थी है? हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शूट टॉक्स को।